improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, you should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. उसमें किसी को तड़पता देखने का दिल नहीं है. कुछ लोग होते हैं ना बहुत दयालु से, उनसे नहीं देखा जाता किसी का कष्ट दर्द. हम कह सकते हैं He doesn't have the heart to see anyone suffer. He doesn't have the heart. I didn't translate this sentence literally, but we have this phrase in English. Somebody has the heart to do something. It means he can do that. He is courageous enough. He doesn't have the heart to see anyone suffer. तड़पने को, दुखी होने को इंग्लिश में हम सफ़र बोलते हैं या फिर उसे हम राइद कह सकते हैं. राइद. If someone rides, it means he tosses again and again because he is dealing with some pain. He is having to control that pain. But casually and very commonly we use this word suffer. तो फ्रेंड्स, ऐसे भी हम किसी को बोल सकते हैं हैव अ हार्ट, थोड़ी तो दया करो. जैसे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, थोड़ी तो दया करो, थोड़ा तो रहम करो. तो कह सकते हैं हाउ कैन यू डू दिस, हैव अ हार्ट. हाउ कैन यू डू दिस, हैव अ हार्ट. हैव अ हार्ट इसका मतलब थोड़ी तो दया करो, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ. चलो पार्टी वार्टी करते हैं, पानी वानी पी लो, तुम थके हुए होगे. हम काफ़ी बार हिंदी में ऐसे बोलते हैं, एक शब्द को बिगाड़ के हम दोबारा बोलते हैं. चलो पार्टी वार्टी करते हैं, पानी वानी पी लो, चाय शाय हो जाए, है ना. कुछ इस तरीके से बोलते हैं. इंग्लिश में हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश के स्टाइल में हमें बोलना है. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स हैव अ पार्टी और समथिंग. तो जब हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में इस बात को कहने का ये तरीका है लेट्स हैव अ पार्टी और समथिंग. हैव वाटर और समथिंग, यू मस्ट बी टायर्ड. हैव वाटर और समथिंग, यू मस्ट बी टायर्ड. पानी वानी पी लो, आप थके हुए होगे. तो हमें हिंदी को डायरेक्ट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है इंग्लिश में, जबकि हमें ये समझना है, बल्कि हमें ये समझना है कि हिंदी का स्टाइल क्या है और इंग्लिश का क्या है. हिंदी को हिंदी के स्टाइल में बोलना है और इंग्लिश को इंग्लिश के स्टाइल में. तुम किस बात को लेके गुस्से में हो, इसे कह सकते हैं व्हाट आर यू मैड अबाउट. तुम किसके ऊपर गुस्सा हो, whom are you mad at. whom are you mad at. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं, किसी इंसान के ऊपर गुस्सा होना हम प्रेपोजिशन एट का यूज़ करेंगे. किसी चीज़ के बारे में गुस्सा होना हम अबाउट का यूज़ करेंगे. और गुस्सा, मैड तो पागल होता है. जी हाँ फ्रेंड्स, पागल को मैड कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन कैजुअली कॉमनली मैड का यूज़ गुस्से में होने के लिए भी किया जाता है. शी गॉट मैड एट मी, यानी वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई. डोंट गेट मैड एट मी, मुझ पर इतना गुस्सा मत हो. वॉट आर यू मैड अबाउट, किस चीज़ को लेकर आप गुस्से में हो. आप एंग्री भी कह सकते हैं, वॉट आर यू एंग्री अबाउट. उसी तरह एंग्री के साथ हम विद का भी यूज़ कर सकते हैं, whom आर यू एंग्री विद. और फ्रेंड्स, यहाँ पर कैजुअली लोग whom का यूज़ नहीं करते हैं, ऑल्दो ग्रामर तो कहती है कि whom सही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कैजुअली whom को ना यूज़ करके लोग सिर्फ who ही बोल लेते हैं. who आर यू मैड एट, who आर यू एंग्री विद. तो एंग्री के साथ हम ज़्यादातर विद का यूज़ करते हैं, एंग्री विद समवन और एंग्री अबाउट समथिंग. who आर यू एंग्री विद और व्हाट आर यू एंग्री अबाउट. तुम उस बात के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो. वाई आर यू होल्डिंग मी अकाउंटेबल फॉर दैट. अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होने का मतलब जवाबदेही होना, उत्तरदायी होना. कोई चीज़ हुई है, उसकी जिम्मेदारी है किसी के पास, उसी का हक बनता है, वही जिम्मेदार है उस चीज़ का, तो हम उसे अकाउंटेबल बोलते हैं. यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड, इट इज़ वेरी यूजफुल. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा. तो कह सकते हैं who will be accountable if something happens to her. if something untoward happens to her, who will be accountable. अकाउंटेबल होना, जवाबदेही होना, उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना. जिम्मेदार या जिम्मेवार दोनों ही तरीके से बोलते हैं. राहुल ने उसे खूब धोया. धोने का मतलब यहाँ पर पीटने से है. तो हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं खूब धोया उसे, खूब धोया मतलब खूब पीटा उसे. इंग्लिश में इसी बात को कहने के आप तरीके देखो. राहुल beat the shit out of him. Rahul beat the shit out of him. It is a very commonly and casually used phrase to talk about such a situation. किसी को बहुत ज़्यादा पीटना. Remember, it is informal. Rahul beat the shit out of him, but it is very common. I often hear this. Rahul beat the crap out of him. This is again an informal phrase.
beat the crap out of someone or beat the shit out of someone. It is a casual way that native speakers of English use to talk about this. Rahul beat the crap out of him. Rahul beat the shit out of him. Rahul beat him black and blue. An idiom. Rahul beat him black and blue. Friends, याद रखना है beat की second form भी beat ही होती है. Rahul thrashed him. Thrash भी पीटना होता है बहुत ज़्यादा. Rahul beat him to a pulp. इसका भी ये मतलब है मार मार के लाल पीला कर दिया, बहुत ज़्यादा मारा. राहुल बीट हिम टू अ पल्प. राहुल थ्रैश्ड हिम. तो फ्रेंड्स, एक ही बात को आप कितने तरीके से कह सकते हैं ये मैंने आपको बताया. वैसे बीट का मतलब एक और तरीके से आप कर सकते हैं. अगर आप कहते हैं आई एम बीट, इसका मतलब है आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ. आई एम वॉर्न आउट, इन सब का मतलब होता है मैं थका हुआ हूँ. वॉर्न आउट, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बीट, इन सब का मतलब होता है थका हुआ होना. और किसी को बीट करना मतलब किसी को हराना भी होता है. इतनी देर से बैठे बैठे मेरा पैर सुन सा हो गया, इसे कैसे कह सकते हैं? आई हैव पिन्स एंड नीडल्स इन माई फुट फ्रॉम सिटिंग दिस लॉन्ग. फ्रॉम सिटिंग दिस लॉन्ग, इतनी देर तक बैठे बैठे आई हैव पिन्स एंड नीडल्स इन माई फुट. इस फ्रेज को यूज करते हैं इस बात को कहने के लिए कि पैर सुन सा हो गया. बाय द वे, आप इसे सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, My foot got numb because of sitting this long. इतनी देर तक बैठने की वजह से my foot got numb और my foot went numb. A part of body goes numb or gets numb. There is numbness in a part of body. So numb. Friends, इस numb का जो B है वो silent होता है. Friends, pins और needles को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना हो कि आप बहुत बेचैन हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर. आप किसी चीज़ के लिए बेचैन हैं, परेशान हैं, रेस्टलेस है. I am on pins and needles waiting for my result. यानी मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ. I am on pins and needles मतलब मैं चिंता में हूँ. I am anxious about my result. I don't know what's gonna happen. Something like that. उसके जुएं हो रखी है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं he has lice. Simple. He has lice. जूं को इंग्लिश में हम लाउस बोलते हैं. लाउस सिंगुलर है और लाइस प्लूरल है. उसके साथ मत घुमा कर, तेरे भी जुएं हो जाएंगी. कहेंगे डोंट हैंग आउट विद हिम, यू विल ऑल्सो हैव लाइस. यू विल ऑल्सो हैव लाइस इन योर हेड. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.